प्यारे बच्चों, हिंदी इलेक्टिव अंतरा और अंतरा भाग 2 से महत्वपूर्ण जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया प्रश्नोत्तर आपको बता रहा हूं उस वीडियो के माध्यम से, जो इस बार के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला पार्ट का नाम है देवसेना का गीत। इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, देवसेना किसकी बहन थी? तो देवसेना बंधु बर्मा की बहन थी। देवसेना के भाई की मृत्यु कैसे हुई थी? तो देवसेना का भाई मालवा नरेश बंधु बर्मा था, जिसकी मृत्यु हूनों के आक्रमण के फलस्वरूप हुई। देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा की? तो भाई की मृत्यु के पश्चात देवसेना ने भाई के सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली थी। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है? तो ये लिया गया है स्कंदगुप्त नाटक से। देवसेना किससे प्रेम करती थी? तो ये स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। आर्यवर्त पर किसने आक्रमण किया? तो हूनों ने आक्रमण किया था आर्यवर्त पर। उसके बाद कौरनिया का गीत। कौरनिया का गीत किस प्रकार का गीत है? तो कौरनिया का गीत देश की गौरव गाथा का गीत है। यह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। स्कंदगुप्त किसका सपना देखते थे? तो स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया का स्वप्न देखते थे। दूसरा चैप्टर है का गीत गाने दो मुझे। तो गीत गाने दो मुझे कविता निराला के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ये जो है निराला की रचित काव्य कृति अर्चना से संकलित है। गीत गाने दो मुझे में कवि निराला का स्वर किस विचारधारा की अभिव्यक्ति करता है? तो गीत गाने दो मुझे में कवि निराला का स्वर प्रगतिवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति करता है, जिसमें वे पूंजीवादी सामंती व्यवस्था के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज मुखर करते हैं। पाथ्य शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सबल अथवा सहारा। गीत गाने दो मुझे कविता की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा तत्सम निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। गीत गाने दो मुझे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार से आप क्या समझते हैं? तो वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाता है। गीत गाने दो मुझे में ग वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार बन पड़ता है। ख है सरोज स्मृति। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति की मूल संवेदना क्या है? तो सरोज स्मृति कविता कवि की दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृतियों पर आधारित है। मतलब उसकी बेटी जो मर गई थी उन्हीं की स्मृतियों पर आधारित है। यह एक शोक गीत है जिसमें कवि निराला ने अपनी पुत्री की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न पीड़ा एवं एक पिता के हृदय का प्रलाप व्यक्त किया है। इस कविता में कवि निराला की वेदना, जीवन संघर्ष और आत्मचिंतन झलकता है। मुझे भागहीन की तू सबल पंक्ति में निराला की वेदना व्यक्त हुई है, स्पष्ट की जाए। तो निराला कर्मवादी थे, भाग्य को महत्व नहीं देते थे, जीवन भर संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी, परंतु एकमात्र पुत्री सरोज की आकस्मिक और अकाल मृत्यु ने उन्हें घायल कर दिया। भाग्य को महत्व न देने वाले निराला पुत्री की मृत्यु के पश्चात अपने ही भागहीन मान बैठे। इस शब्द में निराला की गहरी पीड़ा व्यक्त हुई है। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। शोक गीत से आप क्या समझते हैं? तो शोक गीत अर्थात किसी आत्मीय जन की मृत्यु पर किया गया प्रलाप सरोज स्मृति कविता हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र शोक गीत है। यह कवि निराला की दिग्वंत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। इस गीत में उन्होंने सरोज की अकाल मृत्यु के शोक में लिखा था। अगला है कविता में शकुंतला का प्रसंग कवि ने उठाया है। शकुंतला कौन है? तो शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है, जिसका लालन पालन कण्व ऋषि के आश्रम में होता है। कवि ने मातृहीना पुत्री सरोज की तुलना मातृ स्नेह से वंचित कन्या शकुंतला से की है। कवि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद से आप क्या समझते हैं? तो जिस छंद में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता उसे मुक्त छंद कहते हैं। चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति तथा भाव के अनुकूल पति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। हिंदी में मुक्त छंद की परंपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आरंभ की थी। चौथा चैप्टर बनारस। खाली कटोरे में बसंत के उतरने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भिखारियों को भीख मिलने लगी। रोज रोज में कौन सा अलंकार है? तो पूर्णोक्ति प्रकार, जहाँ दो सेंटेंस आपस में मिल, जैसे रोज रोज
कल कल, परसों परसों, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। बनारस कविता में शहर का जीवन कैसा रहता है, तो शहर का जीवन जो है वो धीमी गति से चलता है। बनारस किस नदी के तट पर बसा है, तो ये गंगा नदी के तट पर बसा है। बनारस की संस्कृति कैसी है, तो अत्यंत प्राचीन और महान है। बनारस में क्या क्या यथास्थिति रखी हुई है, तो वहाँ रखा हुआ है गंगा घाटों में बंधी नाव, तुलसीदास की खड़ाऊ आज भी यथास्थित रखी हुई है। चौथा चैप्टर है दिशा। दिशा कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, तो इस कविता में हमें यह संदेश मिलता है कि हम बच्चों से भी भोलापन, सहजता, सरलता सीख सकते हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहना, अपनी खुशी तलाशना, छल छद्म से दूर होकर बच्चों की भांति सहज, सरल एवं शांत जीवन जीना। हिमालय किधर है, यह प्रश्न किसने किससे पूछा, तो हिमालय किधर है यह प्रश्न कवि ने एक बच्चे से पूछा। बच्चा कौन सा खेल खेल रहा था, तो बच्चा पतंग उड़ा रहा था। दिशा कविता किससे संबंधित है, तो बाल मनोविज्ञान से। पांचवा चैप्टर है एक कम। तो कवि किसे ईमानदार मानते हैं, तो कवि ने हाथ फैलाने वालों को ईमानदार कहा है। हाथ फैलाने वाले को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, तो हाथ फैलाने वाले को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि वे अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं छुपाते। स्वतंत्रता के बाद किस तरह के लोग धनी संपन्न बन रहे हैं, तो सन 1947 के आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में लोग विभिन्न तरीके से आत्मनिर्भर और संपन्न थे। ये वही लोग हैं जो स्वार्थी और सत्ता लोलुप है, ये सभी आज संपन्न हैं। इन्होंने अपनी अमानवीय गुणों के बल पर धन संपत्ति एकत्र कर ली है। कवि ने स्वयं को किस होड़ से अलग माना है, तो कवि ने स्वयं को धन अर्जित कर संपन्न बनने की होड़ से अलग माना है, क्योंकि इस होड़ में वे लोग सम्मिलित हैं जो बेईमानी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता से धन अर्जित करने में लगे हैं। कवि अपने आप को इससे अलग मानता है। पांचवा चैप्टर है सत्य। युधिष्ठिर के पुकारने पर विदुर कहाँ चले गए, तो विदुर घने जंगल में चले गए। धर्मराज किसे कहा गया है, तो युधिष्ठिर को। सत्य को पुकारने से कवि का क्या तात्पर्य है, तो सत्य को पुकारने से कवि का तात्पर्य है अपने अंदर सत्य को धारण करने के लिए उसकी तलाश करना। आठवां चैप्टर है 12 मासा। तो रानी नागमती किसके वियोग में व्याकुल थी, तो राजा रत्नसेन। 12 मासा में नागमती का वियोग वर्णन किस माह से प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था अगहन मास से। नागमती अपने प्रिय को किसके माध्यम से संदेश भेजवाती है, तो भौरे और कौवे के माध्यम से। ज्यों दीप बाती से कवि का क्या अभिप्राय है, तो कवि नागमती के वियोग को बताते हुए कहते, नागमती विरह की अग्नि में दीपक की भांति जल रही था, तो उसका वियोग उसे पल पल जला रहा है। नागमती किसे जलाकर राख कर देना चाहती है, तो अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती है। माघ के महीने में लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, तो गर्म वस्त्र। नायिका को कौन सी अग्नि जला रही है, तो विरह की अग्नि। फागुन के महीने में लोग किस त्यौहार का आनंद लेते हैं, तो फागुन के महीने में लोग होली का आनंद लेते हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे को रंग डालते हैं। नागमती किस लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तात्पर है, तो नागमती प्रिय मिलन के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तत्पर है। पाठ 9 है पद। तो किस वस्तु का वर्णन करना असंभव है, तो परिवर्तनशील वस्तु का वर्णन करना असंभव है। किसकी कूक तथा गुंजन सुनकर राधा अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है, तो कोयल की कूक और भौरे की गूंज सुनकर राधा अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है। लक्ष्मा देवी के पति कौन थे, तो लक्ष्मा देवी के पति राजा शिव सिंह थे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा की भांति छिन्न कौन होती जा रही है, तो राधा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा की भांति छिन्न होती जा रही है, अर्थात राधा। विद्यापति जी ने किसके मुख से राधा के विरह का वर्णन कृष्ण के सम्मुख करवाया है, तो विद्यापति जी ने राधा की सखी के मुख से राधा के विरह का वर्णन कृष्ण के सम्मुख करवाया है। 10वां चैप्टर कविता और सवैया से। कवि क्यों दुखी है, तो कवि धनानंद प्रेमिका मतलब सुजान के वियोग में दुखी है। उनकी प्रेमिका ने कहा था कि वह उनसे मिलने आएगी, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती और न ही अपने आने का कोई संदेश भेजती है, इसलिए कवि दुखी है।
कवि मौन होकर क्या देखना चाहता है, तो कवि मौन होकर यह देखना चाहता है कि उसकी प्रेमिका कब तक उसके संदेश का जवाब नहीं देती। कवि को विश्वास है कि उसका मौन ही उसके प्रेमिका की चुप्पी का जवाब है। दूसरे सवैये में कवि ने किसका वर्णन किया है, तो दूसरे सवैये में कवि को यह दुख है कि उसने अपने हृदय के सभी प्रेम भाव से लिखे पत्र जो प्रेमिका को भेजे थे वह उसने पढ़े नहीं और टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। दोनों कवित्व में क्या विशेष है, तो प्रथम कवित्व में करुण रस है, दूसरे कवित्व में श्रृंगार रस है। दोनों में ही ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों अब है यहाँ से अंतरा भाग 2 से सूरदास की झोपड़ी। रात में कितने बजे अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में आग की ज्वाला भड़क उठी, तो रात में 2 बजे अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में आग की ज्वाला भड़क हुई। बच्चे लिखा गया 2 बजे हो जाएगा, ठीक है। जब जगधर भैरव से मिलने पहुंचा तो भैरव क्या कर रहा था, तो जब जगधर भैरव से मिलने पहुंचा तब भैरव चुपचाप बैठकर नारियल का हुक्का पी रहा था। जगधर तेल की मिठाई को क्या कहकर बेचता है, तो जगधर तेल की मिठाई को घी की मिठाई कहकर बेचता था। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है ईर्ष्या करना। सूरदास ने अपने पैसे की पोटली कहाँ रखी थी, तो सूरदास ने अपने पैसे की पोटली झोपड़ी के धरन के ऊपर रखी थी। तीसरा चैप्टर है विस्कोर की माटी। दूसरा चैप्टर से अति लघु उत्तरीय नहीं था क्वेश्चन। तीसरा चैप्टर लेखक लू से कैसे बचते हैं, तो बचपन में लेखक दोपहर में सबको सोता हुआ छोड़कर भरी गर्मी में घर से चुपके से बाहर निकल जाते हैं, दोपहरिया का नाच देखते हैं। उनकी माँ उनको लू से बचने के लिए उनको धोती या लू कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी और लू से बचने की सबसे उत्तम दवा थी आम का पन्ना। इस प्रकार लेखक लू से बच जाते थे। लेखक चांदनी रात और बच्चे पर क्या टिप्पणी करते हैं, तो लेखक कहते हैं कि चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध पीने के साथ साथ चांदनी रात के आनंद को भी पूरी तरह महसूस करता है, जैसे चांदनी भी बच्चे को उसकी माँ की तरह स्नेह ममता दे रही है। गुड़हल के फूल की क्या विशेषता है, तो लेखक के गांव वाले गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं और इस फूल को चुड़ैल आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। चौथा अपना मालवा खा उजाड़ू सभ्यता, तो लेखक ने अपना मालवा अध्याय में क्या वर्णन किया है, तो लेखक ने अपना मालवा अध्याय में मालवा के लोगों का समान जीवन, वहाँ की प्रकृति और घटनाओं, उनका जीवन चक्र पर मौसम प्रभाव, नदियाँ आदि का वर्णन किया। लेखक ने मालवा की संस्कृति का वर्णन भी अपना मालवा अध्याय में किया है। लेखक ने किन राजाओं का वर्णन किया है जिन्होंने जल संरक्षण में अपना योगदान दिया है, तो राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा मुंज का वर्णन किया है जिन्होंने जल संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए हैं जिससे मुश्किल समय में पानी की आपूर्ति हो सके। उन्होंने जल संरक्षण में अपना अहम योगदान दिया है। भारत की नदियां गंदी क्यों है, तो भारत की नदियां खासतौर पर भारतीय लोगों के अंधविश्वास के कारण गंदी है। लोग पूजा की सामग्री को नदी में बहा देते हैं। कुछ ऐसे लोग जो अपने देश को साफ करना अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, वही कूड़ा प्लास्टिक की वस्तु भी नदियों में बहा देते हैं। इन सभी कारणों से भारत की नदियां गंदी है। तो ये थे आपके हिंदी इलेक्टिव JCERT द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।